गुड इवनिंग एवरीवन। सो एसपीसीसी का जो अपना वन शॉट रिवीजन चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 3 आज अपने करने वाले हैं, जिसका नाम है डिबेंचर। और ये चैप्टर विदाउट ऑप्शन आपको लगभग लगभग 6 मार्क का है एंड विथ ऑप्शन ये आपके 8 मार्क्स का है। सेक्शन ए में से 2 MCQ, सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन डिबेंचर का होगा, सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन 2 मार्क वाला आपका डिबेंचर से होगा और सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क वाला डिबेंचर में से होगा। चलिए तो क्विकली रिवाइज करते हैं विथ IMP क्वेश्चंस। है क्या ये डिबेंचर? तो कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, तो कंपनी दो जगह जाती है। एक शेयर इश्यू करके पैसे लाती है, दूसरा डिबेंचर। डिबेंचर को बोरोड कैपिटल कहा जाता है, एक तरीके से जैसे आपने लोन लिया बैंक से वैसे। प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट होता है, पहले से नक्की होता है कि कितना ब्याज दिया जाएगा डिबेंचर वालों को। चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज का मतलब कि जब डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है तो कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर को गिरवी दे सकती है। डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर कहा जाता है, ऑनर नहीं कहा जाता, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा आपको। और जब लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो प्रायोरिटी पे डिबेंचरों को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस और उसके बाद इक्विटी वालों को पेमेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या है? तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी अपने कॉमन सील लगा के इश्यू करती है, जो एक्नॉलेज करता है, मतलब बताता है इनडेप्टनेस ऑफ द कंपनी, कि भाई कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, कितना उधार लिया हुआ है लोगों से। इसमें अमाउंट ऑफ डेट होती है, उस डॉक्यूमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, रीपेमेंट टर्म्स लिखी होती है एंड चार्ज ऑन असेट की कौन सी असेट गिरवी रखी है वो उसमें लिखा हुआ होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको सेक्शन डी में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर, कि बताइए भाई टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, उसमें से कोई एक एक्सप्लेन करने को आपको पूछा जा सकता है। एक होता है मॉर्गेज डिबेंचर, एक होता है कन्वर्टेबल फुल्ली, दूसरा पार्टली कन्वर्टेबल और तीसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। मतलब टोटल 4 डिबेंचर हो गए। एक मॉर्गेज, मॉर्गेज के बाद 3 कन्वर्टेबल वाले। कन्वर्टेबल में क्या याद रखना है? फुल्ली, पार्टली एंड नॉन कन्वर्टेबल। चलिए मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है? मॉर्गेज डिबेंचर में आपकी कंपनी की असेट जो है वो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स या फिर वेरिएबल हो सकता है। ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिएगा, जो भी ट्रस्टी होंगे वो अप्रूव करेंगे कि भाई ये डिबेंचर इश्यू करके हम असेट जो है वो गिरवी रख सकते हैं कि नहीं। और डिबेंचर होल्डर के पास फर्स्ट राइट होगा असेट पे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब कि जब असेट गिरवी रखी जाएगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ रुपए की आपने गिरवी रखी, अब कंपनी बंद हो रही है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। इसके ऊपर पहला हक किसका होगा? डिबेंचर होल्डर्स का होगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरा आता है अपना फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब सारे के सारे डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर में एक टाइम पीरियड के बाद। ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचरों को रिडीम करते वक्त कि या तो भाई आप तो डिबेंचरों को रिडीम करके पैसा ले लो, डिबेंचर होल्डर को हम कहते हैं, या फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करवा दो? इक्विटी शेयर में। आफ्टर कन्वर्जन डिबेंचर होल्डर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स में। पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होगा? डिबेंचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कुछ पार्ट जो होगा वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो नॉन कन्वर्टेबल होगा, मतलब उनको पैसे देने पड़ेंगे। नॉन कन्वर्टेबल कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और अमाउंट जो है एक टाइम पीरियड के बाद जो नक्की किया था आपने, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको रीपे करना पड़ेगा। वहां पे इक्विटी में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्या प्रोसीजर है डिबेंचरों को इश्यू करने की? तो देखो ये कई सारी चीजें हमने देखी थी, शेयर इश्यू वगैरह, अलॉटमेंट की प्रोसीजर वगैरह, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सब कुछ सिमिलर जैसा लगता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लो, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराओ अगर जरूरत पड़े तो, सेबी की परमिशन लगेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो लोग ध्यान रखेंगे, अंडर राइटर्स की अगर जरूरत पड़ती है तो आपको अंडर राइटर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक शेड्यूल्ड बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली डिबेंचर्स के लिए। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे कि किन किन लोगों को हमने डिबेंचर अलॉट किए, और जिन लोगों को डिबेंचर अलॉट किए उनको आप क्या इश्यू कर दोगे? डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब अगर आप डिबेंचर होल्डर हो तो आपके पास अधिकार क्या है? आईएमपी क्वेश्चन सेक्शन डी में 3 मार्क का पूछा जा सकता है, या फिर 2-4 राइट आपको सेक्शन सी में भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं एक टाइम पीरियड के लिए, तो मेरे पास क्या क्या राइट है? तो मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा,
मुझे टाइम पे रीपेमेंट जो होगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा, 5 साल 10 साल के बाद मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। मैं कभी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की ऑब्टेन कर सकता हूं और उसका जो भी चार्ज होगा वो मैं पे कर सकता हूं। ट्रस्ट डीड के कंप्लाइंस जो है, ठीक है, वो फॉलो होने चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी जो है उनकी अपॉइंटमेंट का राइट है। मैं चाहूं तो डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी को बोलूंगा, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। ट्रस्टी की कंसेंट की रिक्वायर होती है मेजर डिसीजन लेते वक्त। अब कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेगी जिससे डिबेंचर होल्डर को अफेक्ट हो सकता है, तो पहले उनके डिबेंचर ट्रस्टी को बुलाया जाएगा, उनकी परमिशन ली जाएगी। राइट टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, ये चेक करना कि भाई जो प्रॉपर्टी है, जो मोर्गेज रखी गई है, जो हमने गिरवी ली है, वो परफेक्ट है कि नहीं। लीगल एक्शन ले सकता हूं अगर कंपनी ने कोई भी रूल वायोलेट किया तो। मैं कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मांग सकता हूं, और लिक्विडेशन होने पे, कंपनी का धंधा बंद होने पे मैं पहले पेमेंट भी मांगूंगा। ठीक है, तो ये मेरे 10 से 11 राइट है, इसमें से 5-6 आपको याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। अभी हमने बार बार पढ़ा ट्रस्टी, ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट, तो अब पढ़ते हैं अपने डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है। तो कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और ये हमको आरओसी के पास रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और मेन मुद्दा क्या है, क्यों ये ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, ताकि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब डिबेंचर होल्डर के साथ कोई गद्दारी ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, ठीक है, उनका पैसा डूबे नहीं। ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। ट्रस्ट डीड में होगा क्या, कंपनी की डिटेल्स, डिबेंचर इश्यू किए उसकी डिटेल्स, कौन कौन सी असेट आपने गिरवी रखवाई है उसकी डिटेल्स, ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की डिटेल्स, कौन कौन से इवेंट पे कंपनी डिफॉल्ट किया है प्रीवियसली या कर सकती है, चांसेस जो है उसकी डिटेल होगी, कंपनी के ऑब्लिगेशंस क्या है, और कई तरीके के अलग अलग प्रोविजन, जैसे कि अमेंडमेंट अगर कुछ आया है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह भरी है कि नहीं भरी, ये सब चीजें ट्रस्ट डीड के अंदर लिखी हुई होगी। और अगर जो मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस हुए डिबेंचर होल्डर के, उसकी डिटेल भी वहां पे होगी। अब अगर मुझे डिबेंचरों को ट्रांसफर करना है किसी और के नाम पे, तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो, कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है तो पहले तो उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, बायर एंड सेलर की डिटेल डालनी पड़ेगी। सेलर डिक्लेयर करता है कि वो अपनी मर्जी से सेल कर रहा है, अपनी मर्जी से डिबेंचर बेच रहा है। ठीक है, और जो फॉर्म हम सबमिट करेंगे, हमारा पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है जब कंपनी ने मुझे दिया था, वो मैं किसको दे दूंगा, आरओसी को दे दूंगा, कंपनी को दे दूंगा। सेक्रेटरी है जो दोनों के सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगी। स्टैंप ड्यूटी को चेक किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन अप्रूव किया है कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। नए बंदे का नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा, पुराने वाले का डिलीट किया जाएगा, और नया सर्टिफिकेट जो है वो आपको इश्यू कर दिया जाएगा। अगेन वन मोर आईएमपी क्वेश्चन कि भाई शेयर्स एंड डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको सेक्शन डी में पूछा जा सकता है 3 मार्क में। बहुत ही सिंपल है। शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, जिसको ऑनरशिप कैपिटल कहा जाता है। डिबेंचर होल्डर बोरोड कैपिटल वाले होते हैं। शेयर में रिटर्न जो होता है वो डिविडेंड होता है, डिबेंचर में जो मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। शेयर होल्डर को जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कभी फिक्स नहीं होता, डिबेंचरों का पहले से फिक्स होता है। शेयर होल्डर ऑनर कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर कहलाते हैं। शेयर्स में रिस्क ज्यादा है, डिबेंचर में रिस्क कम, में एक टाइम के बाद पैसा वापस मिल जाता है। शेयर होल्डर मीटिंग में जाके वोट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर नहीं कर सकते। शेयर होल्डर में जब आप इक्विटी शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करते हो तो वहां पे ट्रांसफर फीस लोअर होती है, डिबेंचर में ट्रांसफर फीस हायर होती है। रिडम्पशन, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है, अगर कुछ बचा तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जबकि रिडम्पशन डिबेंचर होल्डर के केस में जो टाइम नक्की किया है 5 साल 10 साल, उसके बाद उनको मिल जाता है। चार्ज ऑन असेट, शेयर इश्यू करते वक्त मुझे कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, डिबेंचर इश्यू किए तो यस मुझे असेट गिरवी रखनी पड़ेगी। कंट्रोल, कंपनी पे कंट्रोल शेयर होल्डर्स का होता है, डिबेंचर होल्डर का नहीं होता। लिक्विडेशन के टाइम पे प्रायोरिटी शेयर होल्डर की सबसे लास्ट में आती है, डिबेंचर होल्डर की उससे पहले आती है, मतलब उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सो डिबेंचर इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ लोन कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ट्रस्ट डीड क्या होगी, मैंडेटरी होगी। जब कंपनी अपना धंधा बंद करेगी तो प्रायोरिटी मिलेगी। और कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल दोनों तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। क्लियर, तो ये था आपका डिबेंचर का क्विक रिवीजन विद समरी नोट्स के साथ। पूरा चैप्टर इसके साथ अपना कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट रिवीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे।